नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज है 4 फरवरी और मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ 4 फरवरी 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर एमसीक्यूज़ और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके। दोस्तों यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग यानी कि डब्ल्यूपीएल में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों अभी महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली जो पहली खिलाड़ी बनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेट साइबर ब्रंट। नेट साइबर ब्रंट जो है यह डब्ल्यूपीएल में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ठीक, तो इन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और यह डब्ल्यूपीएल के इतिहास में पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने शतक लगाया है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट। उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि 26 जनवरी 2026 को मुंबई इंडियन के लिए खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हासिल की। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो ये नेट साइबर ब्रंट हैं, ये मुंबई इंडियन की तरफ से खेलती हैं और इन्होंने आरसीबी के खिलाफ यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ शतक लगाया है। ठीक, नेट साइबर ब्रंट ने 57 गेंद में नाबाद 100 रन बनाए। ठीक, तो इन्होंने 57 गेंद में नाबाद 100 रन बनाए। ठीक, डब्ल्यूपीएल के पहले 3 सीजन में कोई भी खिलाड़ी शतक नहीं लगा सका था। तो दोस्तों अभी जो डब्ल्यूपीएल के तीनों सीजन हुए हैं उसमें किसी भी खिलाड़ी ने शतक नहीं लगाया था और यह जो साइबर ब्रंट है दोस्तों, इन्होंने चौथे जो सीजन में शतक लगा के यह सूखा भी खत्म कर दिया है। ठीक, तो यह जो है साइबर ब्रंट, ये वैसे तो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं और ये डब्ल्यूपीएल में मुंबई इंडियंस से खेलती हैं और यह दोस्तों पहली महिला बन गई है, महिला खिलाड़ी बन गई जिन्होंने डब्ल्यूपीएल में शतक लगाया है। इनसे पहले अभी तक डब्ल्यूपीएल में किसी ने भी शतक नहीं लगाया है। तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्लोज अल्कराज। कार्लोज अल्कराज ने यह खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का। ये दोस्तों कार्लोज अल्कराज इनकी ये फोटो है। अब आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इन्होंने फाइनल में किसको हराया है। ठीक, स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोज अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता। ठीक, तो ये कहाँ के हैं आपको ये भी याद रखना है, ये स्पेन देश के हैं। ठीक, स्पेन के हैं, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। अल्कराज ने फाइनल मैच में सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराया। ठीक, तो दोस्तों ये जो है सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उनको इन्होंने फाइनल में हराया है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। 22 साल के कार्लोज अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर चारों ग्रैंड स्लैम पूरे किए और सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बने हैं। ठीक, तो ये दोस्तों जो कार्लोज अल्कराज हैं, इन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम जीती हैं। ठीक, और यह चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। यह अल्कराज का कुल मिलाकर 7वां ग्रैंड स्लैम था। तो दोस्तों इन्होंने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं कार्लोज अल्कराज ने? तो आपको याद रखना है इन्होंने टोटल 7 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो बात हो रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो आइए मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। टेनिस की दुनिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम है। ठीक, तो दोस्तों जो टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम होता है, यह जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, या मतलब सबसे पहले यही ग्रैंड स्लैम शुरू किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1905 में हुई थी और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसे ऑस्ट्रेलिया ओपन कहा जाता था। ठीक, क्या क्या कहा जाता था? ऑस्ट्रेलिया ओपन इसे कहा जाता था जब इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। यह मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है।
तो ये भी आपको याद रखना है। यह मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। 1969 में इस टूर्नामेंट का नाम आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलियन ओपन रखा गया। ठीक, तो दोस्तों इसका नाम कब बदल के ऑस्ट्रेलियन ओपन किया गया है, ये आपको याद रखना है 1969 में। और यह किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है, तो आपको याद रखना है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है यह ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक, ये होता है दोस्तों हार्ड कोर्ट, ये आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये इसी कोर्ट पे यह खेला जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट मैं और आपको बता देता हूँ कि 1987 तक यह घास के मैदान पर खेला जाता था। ठीक, तो 1987 तक यह घास के मैदान पर खेला जाता था, लेकिन 1988 से यह हार्ड कोर्ट पर खेला जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की हुई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई है। आइए दोस्तों जानते हैं मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या क्यों शुरू की गई है और इसका क्या उद्देश्य है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आनंद जिले के भद्रण से राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरुआत की है। ठीक, इस योजना का जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना और विकास की खाई को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों इस योजना के तहत 2666 नए पंचायती कार्यालयों की आधारशिला भी रखी गई है। ठीक, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो आपको याद रखना है गुजरात राज्य ने शुरू की है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना है ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अब दोस्तों बात हो रही है गुजरात की, तो आइए गुजरात के बारे में मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। बात करें दोस्तों गुजरात की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अरे सॉरी राज्यपाल हैं। बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री की, तो वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं गुजरात के भूपेंद्र पटेल जी हैं, ये गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात के दोस्तों पड़ोसी राज्य की बात करें कौन कौन से, तो आपको याद रखना है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, ये दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं विंग्स इंडिया 2026 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 तक हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कहाँ कब से कब तक किया गया है इसका आयोजन, 28 से 31 जनवरी 2026 तक। और कहाँ पर किया गया है, तो आपको याद रखना है हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर इसका आयोजन किया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है, ये भी आपको याद रखना है एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम का आयोजन जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ठीक, तो इसका जो आयोजन कौन कौन कर रहा है, तो आपको याद रखना है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई और फिक्की द्वारा इसका आयोजन किया गया है। बात करें दोस्तों इस कार्यक्रम की थीम क्या है, तो आपको याद रखना है भारतीय विमानन भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, डिजाइन में तैनाती तक विनिर्माण से रखरखाव तक, समावेशिता से नवाचार तक और सुरक्षा से स्थिरता तक। यह जो है इस कार्यक्रम की इस साल की थीम है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो दोस्तों अभी भारत की जो पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ।
मेरठ में यह लॉन्च की गई है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लॉन्च की गई है। कहाँ यह लॉन्च की गई आपको याद रखना है, मेरठ शहर में यह लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश राज्य के। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है इसका इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य। यह परियोजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, गूगल क्लाउड और सीसीएसयू की साझेदारी में शुरू हुई है। यह यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। तो आपको यह भी याद रखना है दोस्तों, यह कहाँ किस यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यानी कि सीसीएसयू मेरठ उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। ये भी दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जेसी डेनियल 2024 पुरस्कार मिला है। यह दोस्तों 2024 का पुरस्कार है जो 2026 में दिया गया है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिनेत्री हैं दोस्तों ये शारदा, ये मलयालम अभिनेत्री हैं, इनको यह अवार्ड दिया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जनवरी 2026 में प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री शारदा को 2024 के प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है 2024 का पुरस्कार है जो 2026 में दिया गया है। उन्हें पुरस्कार में उन्हें क्या मिला है? तो उनको दोस्तों 5 लाख रुपए नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा प्राप्त की गई है। शारदा को उनकी संजीदा एक्टिंग के लिए दुख पुत्री यानी कि क्वीन ऑफ ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। 80 वर्षीय शारदा यह पुरस्कार जो पाने वाली 22वीं हस्ती बन गई है। ठीक, तो यह पुरस्कार पाने वाली जो है 22वीं हस्ती बन गई है शारदा। ये दोस्तों इनकी फोटो है, आप इनको, यही है शारदा जी जिनको यह अवार्ड मिला है। बात करें दोस्तों तो जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है साजी एन करुणानिधि। ठीक, इनको 2023 का जेसी डेनियल पुरस्कार मिला था। आइए दोस्तों जानते हैं जेसी डेनियल पुरस्कार के बारे में, इसका इतिहास और इसका क्यों यह पुरस्कार दिया जाता है। जेसी डेनियल पुरस्कार मलयालम सिनेमा में आजीवन उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च फिल्म सम्मान है। ठीक, तो यह केरल सरकार द्वारा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1992 में हुई थी। कब हुई थी आपको याद रखना है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1992 में हुई थी। यह मलयालम सिनेमा के जनक जेसी डेनियल की याद में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों यह जो मलयालम सिनेमा के जनक थे जेसी डेनियल जी, इनकी याद में प्रतिवर्ष जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार केरल राज्य चलचित्र अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यह केरल राज्य चलचित्र अकादमी द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार के जो पहले प्राप्तकर्ता फिल्म वितरक और निर्माता टी वासुदेवन, इनको दोस्तों 1992 में जो है यह पुरस्कार मिला था। तो जो जेसी डेनियल पहला पुरस्कार मिला था, आपको ये भी याद रखना है टी वासुदेवन को यह पुरस्कार मिला था। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। सुनेत्रा पवार को किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सुनेत्रा पवार जो है ये इन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र की जो है उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। तो दोस्तों ये इनको उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है? तो अभी दोस्तों अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार उनकी प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के जगह पर इनको जो है महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है।
आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, ये दोस्तों हैं सुनेत्रा पवार। ठीक, ये दोस्तों अजीत पवार की पत्नी है। ठीक, उन्होंने 31 जनवरी 2026 को मुंबई के लोक भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। वह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनपीसी की नेता और दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी है। ठीक, अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को न्यूज़ में पता ही चला होगा कि 28 जनवरी को जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार, उनका एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। ठीक, तो उन्हीं की जगह पर इनको यह अपॉइंटमेंट मिली है। अब दोस्तों बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो आइए महाराष्ट्र के बारे में मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। बात करें दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है मुंबई। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर जो है महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं राजेंद्र आर लेकर। ठीक, राजेंद्र आर लेकर जो है महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं। वही बात करें जो वर्तमान मुख्यमंत्री, तो वो हैं दोस्तों देवेंद्र फडणवीस जो हैं यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों एक चीज और आपको याद रखना है, ये तो उप मुख्यमंत्री बनी भी हैं, इनके साथ में दोस्तों जो शिवसेना के हैं एकनाथ शिंदे, वो भी महाराष्ट्र के जो हैं उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान का एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया। इंद्रपाल सिंह वालिया को जो है दोस्तों एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ पूर्वी कमान का चुना गया है। ठीक, आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया को हाल ही में भारतीय वायुसेना सेना की पूर्वी कमान का एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ठीक, उन्होंने यह पद एयर मार्शल सूरज सिंह के 31 जनवरी 2026 को 39 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर ग्रहण किया है। ठीक, तो दोस्तों इससे पहले जो एयर मार्शल सूरज सिंह थे वो 39 सालों से इस पद पर थे, जो 31 जनवरी को रिटायर हुए हैं। उन्हीं की जगह पर एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया जी का नियुक्ति हुई है। ठीक, एयर मार्शल वालिया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और 11 जून 1988 को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त किया। ठीक, तो इन्होंने दोस्तों 11 जून 1988 में फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त किया था और ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। ठीक, तो ये हैं दोस्तों इनकी आप फोटो देख सकते हैं। इन्हें ही एयर ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ पूर्वी कमान का नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस ने दोस्तों 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हाल ही में फ्रांस की नेशनल असेंबली यानी कि संसद के निचले सदन ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को भारी मत से पारित किया है। ठीक, नए कानून के तहत दोस्तों जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया या टिकटॉक हो गया और यूट्यूब हो गया, इसको दोस्तों 31 दिसंबर 2026 तक उन सभी मौजूदा खातों को निष्क्रिय करना होगा जो आयु सीमा का पालन नहीं करते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसमें कानून के तहत क्या होगा, जो 31 दिसंबर 2026 तक जितने भी ये जैसे सोशल मीडिया पे अकाउंट हैं उनको निष्क्रिय करना होगा। ठीक है, जो 15 वर्ष से
कम उम्र के बच्चे हैं वो उनका अकाउंट जो है यहाँ से निष्क्रिय करना इस कानून के तहत किया जाएगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही जो इससे पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए यह प्रतिबंध लागू कर चुका है। ठीक। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने यह प्रतिबंध लागू किया था 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पद्मश्री से सम्मानित थॉमस वी कुन्नकल का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों अभी थॉमस वी कुन्नकल जो हैं वो एक शिक्षाविद थे। ठीक। जिनका भी 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। थॉमस वी कुन्नकल भारत के प्रख्यात शिक्षाविद और प्रशासनिक दूरदर्शी थे। फादर थॉमस को भारत में स्कूली शिक्षा की रूपरेखा बदलने के लिए जाना जाता है। वह 1980 के दशक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के अध्यक्ष रहे। ठीक। ये जो है 1980 में सीबीएसई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईओएस का संस्थापक या अध्यक्ष माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो इनको दोस्तों 1974 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था उनके शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए। तो ये थे हमारे दोस्तों आज के टॉप 10 करंट अफेयर। इस स्लाइड में मैं आपको दोस्तों यानी कि 3 फरवरी 2026 का रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक। जो टॉप 10 मैंने कल करंट अफेयर कराए थे उसका रिवीजन इसमें मैं करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? तो मैंने कल आपको बताया था महाराष्ट्र। एक जिला एक व्यंजन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आपको याद रखना है केरल। हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। ग्रैंड स्लैम में सिंगल्स कैटेगरी का 400वां मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 400 मैच जो है जीते हैं। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैंने कल बताया था हरियाणा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए कानून लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो मैंने कल बताया था दक्षिण कोरिया। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एएमआई 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका दोस्तों भारत की रैंक कौन सी है? 6वीं रैंक है। 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती 2026 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो आपको याद रखना है भारत, मालदीव और श्रीलंका। हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो आपको याद रखना है चंदना सिन्हा को यह सम्मान मिला है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के प्रश्न और आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।